गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले वाला वीडियो में ओवरव्यू मैंने आपको बताई थी कि बीपीएससी मेंस के पीवाईक्यू को हम कैसे कवर करने हैं और कैसे कवर करने वाले हैं। तो इसके वीडियो को आपने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 69 बीपीएससी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके मॉडल आंसर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें वो क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या इसको इंडिया एक्ट नहीं बोलेंगे, काउंसिल एक्ट बोला जा सकता है इसको। काउंसिल एक्ट 1890 1892। ठीक है। इसी तरह से एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1892 के ऊपर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1892 जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। ठीक है, इसको क्यों लाया गया, उसके बाद से इसकी की फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इन सारे पहलू के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, ये कब पूछा गया है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर बात करें तो ये 69 पीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके मॉडल आंसर्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब सबसे पहले ये चीज आपको जानना है कि क्यों लाया गया था। तो 1892 के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे देखेंगे आप काउंसिल एक्ट इसको बोला गया था। अच्छा, काउंसिल एक्ट की अगर बात करें तो काउंसिल एक्ट तीन आए थे। कौन कौन? एक 1892 आया था, ठीक है, और एक 1861 आया था, और एक आपका 1909 आया था। ठीक है, तो ये तीन एक्ट्स आए थे एक साथ में, और इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1909 के बारे में आपको पता है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, और इसके ऊपर प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और खासतौर पर बीपीएससी में अगर देखेंगे तो ये पूछा जाता है कि 1909 एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद से 1919 की अगर बात करें तो आपको पता है मोंटेगू चॉर्चफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था इसी टाइम पे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चन पूछी गई है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चीजें पूछा जा रहा है, क्या क्या चीजें बोला जा रहा है। तो 1892 की अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव मेजर था, जो कि पास किया गया था किसके द्वारा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इंडियन पार्टिसिपेशन को लेकर किसमें? गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन को लेकर, इंडियन गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन को लेकर इस एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ऑल्दो द लिमिटेड इन द स्कोप इट मार्क्ड एज स्टेप टुवर्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये मतलब भले लिमिटेड था, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक स्टेप था किसके किसके तरफ? तो टुवर्ड्स, आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ। एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, मतलब बड़ा स्टेप था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका की फीचर्स। की फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना है, की फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप देखेंगे एक्सपांशन ऑफ द, सॉरी से चलो, सबसे पहले की फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपांशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, काउंसिल्स का क्या हुआ था? एक्सपांशन हुआ था। यहाँ पे काउंसिल का क्या देखने को मिला था? तो एक्सपांशन देखने को मिला था, जैसे कि एडिशनल नंबर आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया था? सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज फॉर द एग्जांपल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाउ हैव द 16 मेंबर। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था कि एडिशनल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको पता है कि जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट इलेक्शंस कौन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या था? फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीजें था वो राइट टू आस्क क्वेश्चंस था, और चौथा जो इंपॉर्टेंट था वो मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें थी। यानी कि कीवर्ड्स में देखेंगे आप की फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं। तो की फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर्स आपको याद रखना है कि वहां पे जो मेंबर्स थे, यानी कि 1892 के काउंसिल में मेंबर्स को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, और कितने मेंबर हो गए? तो 16 मेंबर हो गए। दूसरा अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, दो चीजें हो गया। तीसरा अगर बात करें तो राइट टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को पूछने का हक दे दिया गया। उसके बाद से मोर रिप्रेजेंटेशन दिया गया किसको? इंडियंस को। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं किसके? तो 1892 के। तो आप इस चीजों को ऐसे याद रख सकते हैं, और की फीचर्स को आप जो है बुलेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो की फीचर्स में क्या क्या है? एक्सपांशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और तीसरा है राइट टू आस्क क्वेश्चंस, एंड चौथा है मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेंबर्स की संख्या को क्या कर दिया गया? बढ़ा के 16 मेंबर हो गए।
उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे द नॉट टर्म्ड एज इलेक्शंस एज अलाउड टू द सर्टेन इंडियन बॉडीज लाइक द यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड recommended member of the councils, and this was the first time Indian participate in the legislative process of indirectly। यानी कि यह पहला ऐसा टाइम था जबकि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स क्या किए थे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर वेर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि पहले ऑफिशियल मेंबर ही क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन बाद में नॉन ऑफिशियल मेंबर भी क्या करने लगे, क्वेश्चंस पूछने लगे इन पब्लिक मैटर्स। ऑल्दो द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस विल स्टिल नॉट परमिटेड। तो ये चीजें आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी याद रख सकते हैं आप कि जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की अभी हक नहीं दी गई थी। ठीक है, राइट नहीं दी गई थी। उसके बाद से देखेंगे मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी नॉमिनेट किए गए मेंबर, और इंक्रीजिंग इन द इंडियन विजिबिलिटी इन द गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद से इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे अब सिग्निफिकेंस इसका क्या था। तो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इन कॉलोनियल इंडिया। दूसरा है दो लिमिटेड इट पेव्ड टू द अवे ऑफ द फर्दर लाइक टू बी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, यानी कि मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, showed the British response to growing the Indian political awareness and rise of the Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको कि आपको जानना जरूरी था 1892 के रिलेटेड। ठीक है, तो आइए मैं एक बार इस सारी चीजों को समराइज कर देती हूँ कि सारी चीजें में हमने क्या क्या देखा। 1892 के एक्ट, ठीक है, इसको हम काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं, और ये क्यों लाया गया था, आपने इस चीजों को देख लिया कि जो है लेजिस्लेचर में पास किया गया था। उसके बाद से कुछ की फीचर्स के बारे में हमने बात किया। तो की फीचर्स में सबसे पहला हमने फीचर्स क्या देखा, तो सबसे पहला फीचर्स हमने देखा कि एक्सपांशन ऑफ मेंबर, यानी कि मेंबर को एक्सपैंड कर दिया गया था। दूसरा देखेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था। तीसरा देखेंगे कि क्वेश्चन पूछने की राइट दी गई थी। इवन यहाँ पे ऑल्दो देखेंगे कि आप वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की मतलब कि अभी भी राइट नहीं दी गई थी। ठीक है, और कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेशन हमारे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको भी पार्टिसिपेट करने की मौका मिली, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी और दादा भाई नौरोजी जी, इनको जो है पार्टिसिपेट करने की मौका मिली इसमें। ठीक है, इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। ठीक है, तो 1892 से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानने की जरूरत थी, और एक शॉर्ट नोट आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो एक हेल्पफुल रहेंगे आपको, आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।